स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो पोइट्री से हम लोग पढ़ेंगे लेसन द सोल्जर। द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रोकी। द सोल्जर जो कविता है वह रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा क्या किया गया है, कंपोज किया गया है। द सोल्जर कविता रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रोकी। द सोल्जर जो कविता है वह रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा कंपोज किया गया है। रूपर्ट ब्रोकी वाज बॉर्न इन 1887। रूपर्ट ब्रोकी का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ है। एंड डाइड इन 1915, और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई है। शांति से बैठ जाएं, ठीक है। खास करके जब कभी भी अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एकदम शांति से बैठे, ध्यान बुक पर होना चाहिए और समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करें? हाँ, तो बिल्कुल एकदम अनुशासन में बैठो, दिखाना नहीं है कि एकदम कौआ खांच हो। स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर जो कविता है, इटवो करेंगे। द सोल्जर जो कविता है वह किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रोकी। द सोल्जर पोएम जो है वह रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा कंपोज की गई है। रूपर्ट ब्रोकी वाज बॉर्न इन 1887। रूपर्ट ब्रोकी का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ है। एंड डाइड इन 1915, और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई है। रूपर्ट ब्रोकी का जन्म कब हुआ है? 1887 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1915 ईस्वी में। वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, और इनका जन्म हुआ है एक शिक्षित परिवार में। एक वेल टू डू एकेडमिक फैमिली में, एक अच्छे तरीके से प्रशिक्षित, एक अच्छे तरीके से शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ है। हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। इनके पिताजी रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां रूपर्ट ब्रोकी का शिक्षा दीक्षा हुआ है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन करने से पहले, पढ़ने से पहले रूपर्ट ब्रोकी की शिक्षा दीक्षा उस विद्यालय में हुई है जहां इनके पिताजी हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर का मतलब, हाउस मास्टर थे मतलब उस स्कूल की देख रेख करने वाले व्यक्ति थे, और उस स्कूल का नाम था रग्बी स्कूल। तो हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर, इनके पिताजी जो हैं वो हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल में। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड, जहां पर रूपर्ट जी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हैं। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज जाने से पहले, किंग्स कॉलेज में अध्ययन करने से पहले। W.B. Yeats द फेमस पोएट, W.B. Yeats सबसे प्रख्यात कवि, सबसे फेमस कवि, डिस्क्राइब्ड हिम, इनकी व्याख्या किए हैं एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में। इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में W.B. Yeats जो सबसे फेमस कवि हैं, उन्होंने इनको सबसे सुंदर युवा व्यक्ति कहा है। कहाँ का? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का सबसे युवा व्यक्ति कहा है W.B. Yeats ने। तो जब कभी भी कोई भी अगर फेमस व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? जब कभी भी कोई भी अगर फेमस व्यक्ति जो प्रसिद्ध व्यक्ति है और वो अगर किसी नवसिखिए व्यक्ति का, वो किसी नव युवक का अगर प्रशंसा करता है तो उस नव युवक के व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? उसके कार्य की अगर सराहना की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो सच में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, जिसके कार्य के प्रदर्शन को देख करके और सबसे प्रख्यात व्यक्ति ने क्या किया, उसका मनोबल बढ़ाया है। हालांकि ये देखने को बहुत कम मिलता है, लोग आलोचना ज़्यादा करते हैं और उत्साहवर्धन कम करते हैं। समझ में आया? लेकिन W.B. Yeats जो सबसे फेमस कवि है, डिस्क्राइब्ड हिम व्याख्या किए हैं एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा व्यक्ति के रूप में। ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल, वह एक सांकेतिक अभिनय अदा करते हैं दैट इवेंचुअली टर्न इनटू द मिथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, जो बाद में परिवर्तित हो जाता है एक खूबसूरत और सुंदर योद्धा के रूप में। ये बाद में किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये बाद में जो है वह एक योद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात यह अपने देश के क्या बन जाते हैं? सैनिक बन जाते हैं। ही डाइड ऑफ स्पेक्टिमिया ऑन
23 अप्रैल 1915। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को एस्पेक्टिमिया नामक रोग से हो गई थी। एस्पेक्टिमिया नामक रोग से इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को हुई थी ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमनसन इन द एग्नीज ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैवीपोली। जब ये गैवीपोली के युद्ध से वापस आ रहे थे तो लेमॉन्स आइसलैंड ऑफ लेमॉन्स के आइसलैंड पर इनकी मृत्यु हो गई थी जब ये एग्नीज के रास्ते में थे। और कहाँ से आ रहे थे? तो गैवीपोली के बैटल एरिया से आ रहे थे, युद्ध क्षेत्र से युद्ध लड़के आ रहे थे। ब्रोकी इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोइट। जो रूपर्ट ब्रोकी हैं वो याद किए जाते हैं, रूपर्ट ब्रोकी जो है वो याद किए जाते हैं एज अ वॉर पोइट, एक युद्ध कवि के रूप में, एक युद्ध कवि के रूप में ये जाने जाते हैं, ये याद किए जाते हैं। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति की भावना से इंस्पायर्ड हुए थे, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हुए थे इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति में। जब प्रथम विश्व युद्ध लगा था तो उस वक्त यह जो युवा हैं रूपर्ट ब्रोकी, वह देशभक्ति की भावना से क्या हो गए थे? ओतप्रोत हो गए थे। जैसे अभी हमारे यहाँ जो मसला चल रहा है आप देख रहे होंगे, इसमें सभी युवा एकदम देशभक्ति की भावना से क्या है? ओतप्रोत है। उनसे उनके शहीदी का अधिकार ही छीन लिया गया है। 4 साल के लॉलीपॉप को थमाया गया है कि अग्निवीर हैं, है कि नहीं? और अग्निवीर का तमगा दे करके और उनसे 4 साल जो है वो क्या किया जाएगा? काम लिया जाएगा। 4 साल जो है वो सेना की तरह जो है उनके साथ ट्रीट किया जाएगा और इसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनको कोई पेंशन नहीं दिया जाएगा और अगर मृत्यु हो जाती है ट्रेनिंग के दौरान और इस नौकरी के दौरान 4 साल, तो उनको उनका भत्ता मिलेगा, सेना में भी ठेकेदारी। अब जब युवा ने देखा, युवा अभ्यर्थियों ने कि नहीं ये तो अब बहुत बड़ा कांड हो रहा है भाई, आने वाली पीढ़ियां भी संकट में पड़ जाएंगी, तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन चालू कर दिया। नहीं नहीं, पहला नियम ही लाइए, हमको वही नियम चाहिए। तो देशभक्ति की जो भावना होती है वो ओतप्रोत तब होती है जब अधिकारों को क्या किया जाने लगता है? छीना जाने लगता है। जब एक देश दूसरे देश पर युद्ध थोप देता है और युद्ध की तैयारी होने लगती है और अधिकारों का हनन होने लगता है, एक मजबूत राष्ट्र दूसरे कमजोर राष्ट्र को दबाने लगता है, तो इस स्थिति में देशभक्ति की भावना सभी के अंदर भर जाती है, सभी के अंदर भर जाती है और सब अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त रूपर्ट ब्रोकी जी का जो हृदय है वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया था, वह देशभक्ति की भावना से भर गया था। हिज रिपुटेशन चीफली रेट्स ऑन 5 वॉर सोनेट्स ऑफ विच द सोल्जर, इनका जो रिपुटेशन है मुख्य रूप से आधारित है 5 युद्ध सोनेट पर, ऑफ विच द सोल्जर, जो द सोल्जर है, इज अनडाउटली द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑथोराइज्ड। जो द सोल्जर कविता है वह मुख्य रूप से निसंदेह रूप से सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत कविता है जो द सोल्जर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं अपने 5 युद्ध कविताओं के लिए। लेकिन जो द सोल्जर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये द सोल्जर कविता काफ़ी जो है वह खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है और इसमें उन दृश्यों को बताया गया है जिन दृश्यों के द्वारा आप देखिएगा कि एक राष्ट्र का व्यक्ति कैसे अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम कहते हैं कि हम यहाँ की मिट्टी में पले बढ़े हैं, यहाँ की मिट्टी को खाए हैं, हमें इस मिट्टी का क्या करना है? कर्ज अदा करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम अपने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं कि बचपन में हम यहीं की मिट्टी खा करके बड़े हुए हैं और अब वक्त आ गया है कि हमें क्या करना है? हमें इस मिट्टी का कर्ज अदा करना है। ये वो भूमि है जहाँ पर महिलाएं अपने सुहाग को तिलक लगा करके और युद्ध क्षेत्र में भेजती हैं कि नहीं भेजती हैं? ये वो भूमि है जहाँ पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भेजती हैं कि युद्ध में अगर मेरा भाई जा रहा है तो पता नहीं फिर लौट कर आए या न आए, तो उसके हाथों में क्या बांध देती हैं? राखी बांध देती हैं और उसको हिम्मत देती हैं कि भाई जाओ और युद्ध जीत करके आना। ये वो देश है जहाँ पर एक गांव में अगर एक शहीद आता है तो उसी गांव के 10 योद्धा जाकर के फिर भर्ती हो जाते हैं सेना में कि तुम हमारे गांव के एक सैनिक को मारे हो तो हम इसी गांव से फिर 10 लोग जाएंगे और तुमको क्या करेंगे? मारेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। इसी भारतवर्ष में हरियाणा में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, हरियाणा के पानीपत में चले जाएं, तो वहाँ पर गांव में अगर एक सैनिक का अगर शव आता है, वो शहीद हो जाता है सैनिक, तो उसी गांव के अगले भर्ती में 10 युवा जा करके और भर्ती हो जाते हैं। और सच में वो जा करके जो तांडव मचाते हैं, अगर उन्हें मौका मिल जाए
तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता है। पर खैर अब क्या मतलब है, अब तो सरकार ने कह दिया कि कोई मतलब ही नहीं है, बस 4 साल जाइए और चुपचाप आ जाइए। तो लोगों की भावनाओं का कोई कद्र नहीं है, ना तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का कद्र है, लेकिन देशभक्ति की भावना फिर भी मिटती नहीं है। स्थिति अभी जो देश का है वो देखोगे तो हर जगह जो है यही सब हो रहा है। जिनको जाना है सेना में उनके द्वारा ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनके द्वारा ही संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि अपने राष्ट्र को क्या किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। वो कभी नहीं चाहते हैं कि आगजनी किया जाए, लेकिन उन्हें उग्र करने पर विवश कर दिया जा रहा है। ऐसी पॉलिसी आ जा रही है। और सबसे अच्छा पॉलिसी क्या है? सबसे अच्छा पॉलिसी यही है। अच्छा, जितना भी मंत्री हैं, अभी एक नाम रखे थे कि उन्होंने मेरा अकाउंट ही जो है वो क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और कितना अच्छा सुझाव हम दिए, 3 से 4 बार कमेंट मारे कि अगर अग्निपथ स्कीम इतना ही अच्छा है। हम लोग पढ़ रहे हैं रूपर्ट ब्रोकी के बारे में, जिन्होंने पैट्रियोटिक पोएम लिखा है, और ये इंग्लैंड के कवि हैं, देशभक्ति कवि हैं, देशभक्त की कविता लिखते हैं, और देशभक्ति की भावना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के मैंने क्या सजेशन दिया, केवल 3 से 4 बार कमेंट किया कि अगर आप इतने ही अच्छे सरकार के सलाहकार हैं, मैं मान गया कि आप चाटुकार नहीं हैं, आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, तो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जब बहाली होती है तो उस बहाली में 2 कॉलम दे दिया जाए, और एक कॉलम में क्या किया जाए कि युवा क्या करे, 4 साल के लिए नौकरी करना चाहता है और इसके बाद बिजनेस करना चाहता है, तो 4 साल वाले कॉलम को क्या कर दे, कलर कर दे। और अगर युवा अस्थायी रूप से सेना में ही रहना चाहता है तो उस वक्त भी क्या कर दे, वहां पर कॉलम को कलर कर दे, ताकि जब वो बहाली हो जाएगा तो पहले से विजन क्लियर रहेगा कि हम इतना मेहनत किए हैं, बचपन से मेरा स्वप्न है, तो हम क्या किए, हम अस्थायी सेना में नौकरी को चुन लिए। और दूसरा क्या है, कुछ ऐसे कमजोर कुर्के वर्ग के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, सेना में जाना नहीं चाहते हैं, उनके पास पैसे का अभाव है, तो वो खुद ही 4 साल का चुन लेंगे। अब आप दबाव क्यों दे रहे हो कि नहीं, सबको केवल कितने साल के लिए, 4 साल के लिए ही रखा जाएगा, और 4 साल के बाद फिर आप चले जाओगे बाहर, तब तो विद्रोह होगा ना। और बस थोड़ा सा बदलाव कर देना है कि 4 साल का एक कॉलम बना देना है और एक अस्थाई बना देना है। जो अस्थाई सैनिक रहना चाहता है वो अस्थाई वाले पर कॉलम पर टिक लगा देगा, तो उसका विजन क्लियर है कि अब वो रेस निकाल लिया, सारा जो कम्प्लीमेंट्री फिजिकल स्टेटस है वो कंप्लीट कर लिया, तो अब उसका जो है वो क्या हो गया, देश में देश की सेवा करने के लिए वो क्या हो गया, चयनित हो गया, और वो जीवन भर जो है वो सेवा करेगा। समय समय अपने रैंक का प्रमोशन भी करवाएगा, समय समय अर्जी भी देगा कि हमें क्या करना है, अभी और सेवा देना है। ऐसा होता है सेना में, रैंक बढ़ता है तो अवधि बढ़ जाती है, प्रदर्शन अच्छा होता है तो अवधि बढ़ जाती है। तो ये कॉलम बस जोड़ने के नाम पर जो एक मंत्री जी हैं बक्सर के, वो क्या कर दिए, अकाउंट में ब्लॉक मार दिए। अगर आपका इतना अग्निपथ स्कीम सही है तो आपको ये अपनाना चाहिए। युवाओं पर छोड़ दीजिए कि वो 4 साल का करना चाहता है या आजीवन करना चाहता है। जैसे सभी सैनिक रिटायर होते हैं बुढ़ापे में, वैसे वो रिटायर होना चाहता है। बात समझ में आ रहा है? अभी इतने ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और अगर इनसे पूछा जाए कि आप 4 साल वाला करना चाहोगे या सारा, तो बताना, तो जो सारे वाले होंगे हाथ उठाना जरा, सारा करना चाहोगे कि 4 साल वाला? कितने लोग हैं जो 4 साल का करना चाहेंगे, और कितने लोग हैं जो पूरा करना चाहेंगे? पूरा करने वाले हाथ खड़ा करे जरा देखें। मान लो किसी का उद्देश्य नहीं है, तो बॉयज में तो लगभग सबका हाथ उठा हुआ है। यहाँ पर अगर ये रेशियो है, गर्ल्स का तो कोई है नहीं कि नहीं हमको सेना में जाना है या जो भी है। ऐसे ही जो हजारों लाखों अभ्यर्थी हैं, उनका भी इच्छा है कि वो जीवन भर देश का सेवा करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा ही मसला चल रहा है। तो उल्टा मसला चल रहा है तो देश में तो आगजनी हो ही रहा है। संभालिए, नियंत्रित कीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? जो अग्निवीर को आप सोचे थे कि अग्नि बना करके दुश्मनों पर कहर बरसाएंगे, वो अग्निवीर अब अपने देश को ही क्या कर रहे हैं। ऐसा स्कीम लाइए, इसमें कुछ बदलाव कीजिए ताकि सभी लोग क्या हो जाए, शांत हो जाएं। खैर, रूपर्ट ब्रोकी जी जो है वो चर्चा करते हैं। रूपर्ट ब्रोकी जी बतलाते हैं कि आखिर देशभक्ति की भावना इनके अंदर जब ओतप्रोत हुई थी तो इन्होंने किस प्रकार से जो है वो अपने देश के कर्ज को अदा करने के लिए, अपने देशभक्ति की भावना को व्यक्त करने के लिए कविताओं के माध्यम से अपनी भावना को पिरो करके लिखा है। तो अब हम ये देखेंगे कविता, और इस कविता में जो है वो बताया गया है कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, ये बैटल फील्ड में है, युद्ध क्षेत्र में,
और वहां पर ये कविता लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल यही सोचना, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि विदेशी सरजमी का वह कोना, वह भूभाग, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी, हो जाएगा हमेशा के लिए इंग्लैंड का, इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंक्लीड, क्योंकि वहाँ की समृद्ध भूमि में उससे भी समृद्ध भूमि का कण जा करके वहाँ मिल जाएगा। ये कहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है वह इंग्लैंड में हुआ है, और मैं जहाँ युद्ध लड़ रहा हूँ, अगर मेरी वहाँ मृत्यु हो जाए, इफ़ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल यही सोचिएगा, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि उस विदेशी सरजमी का कोना, अगर मान लो कि भारतीय सैनिक अमेरिका में युद्ध लड़ रहा है, तो अमेरिका की भूमि क्या हो जाएगी, विदेशी हो गई। तो ये कहते हैं कि दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि विदेशी सरजमी का वह कोना, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी, हो जाएगा, इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंक्लीड, इन दैट रिच अर्थ, उस समृद्ध भूमि में, और रिचर डस्ट कंक्लीड, उससे भी समृद्ध भूमि का कण वहां पर क्या हो गया, मिल गया। जैसे पानी का गुण एक अलग होता है और उसमें चीनी को मिला दिया जाता है तो वो पानी को क्या कर देता है, मीठा कर देता है। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि विदेशी सरजमी का वह कोना जहां मुझे दफना दिया जाएगा, उस विदेशी सरजमी के कोने में उस समृद्ध भूमि से भी अधिक समृद्ध भूमि का कण, अपने आप को एक कण कहते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को यह एक इंग्लैंड का कण कहते हैं, छोटा सा एक कण कहते हैं, कि वो वहाँ पर मिल जाएगा तो वहाँ की भूमि क्या हो जाएगी, और समृद्ध हो जाएगी, और हमेशा के लिए कहाँ की हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। तो मेरे बारे में केवल यही सोचना, इफ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, कि विदेशी सरजमी का वह कोना, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। देयर शैल बी, हो जाएगा, इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंक्लीड, जहाँ समृद्ध भूमि में और अधिक समृद्ध भूमि का कण जा करके मिल जाएगा। और डस्ट होम इंग्लैंड बोर, एक ऐसा कण, एक ऐसा धूल कण, अब ये अपने आप को क्या कहते हैं, धूल कण कहते हैं, अपने राष्ट्र इंग्लैंड के सामने अपने आप को यह धूल कण की उपाधि देते हैं, जबकि इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई है। और ये कहते क्या है कि अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, एक ऐसा धूल कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप्ड, आकार दिया है, मेड अवेयर, और सोचने लायक बनाया है, गेव वंस हर फ्लावर टू लव, और अपने पुष्पों को दिया है क्या करने के लिए, प्रेम करने के लिए। इंग्लैंड जिसने अपने पुष्पों को दिया है प्रेम करने के लिए, अर्थात इंग्लैंड के नागरिकों को दिया है क्या करने के लिए, प्रेम करने के लिए। आखिर मैं समृद्ध कैसे बन गया, मैं एक धूल कण के समान हूं, तो मेरा यह शरीर जो धूल कण के समान है, विदेशी सरजमी के किसी कोने में दफनाया जाएगा तो वह विदेशी सरजमी का कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो आखिर इस समृद्ध धूल कण को बनाने में इंग्लैंड की क्या भूमिका रही है, अब इस पर कवि चर्चा करते हैं कि आखिर यह समृद्ध धूल कण कैसे बन गया, यानी ये मेरा शरीर कैसे बन गया, जो अगर किसी विदेशी सरजमी के कोने में दफनाया जाएगा तो उस सरजमी को भी हमेशा के लिए कहाँ का कर देगा, इंग्लैंड का कर देगा, अर्थात अपने गुणों से एकदम भर देगा। तो इसका कारण बताते हैं कि अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, एक ऐसा धूल कण जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप्ड, आकार दिया है, मेड अवेयर, चिंता करने लायक बनाया है, गिव वंस हर फ्लावर टू लव, और अपने लोगों को दिया है क्या करने के लिए, प्रेम करने के लिए। सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी अगर किसी को चोट लग जाए तो 10 हाथ बढ़ेंगे उसकी मदद करने के लिए, बात समझ में आ रहा है ना। तो सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो कहते हैं कि इंग्लैंड जिसने अपने पुष्पों को दिया, पुष्पों अर्थात अपने लोगों को दिया क्या करने के लिए, प्रेम करने के लिए, फ्लावर्स टू लव, हर वे टू रोम, और अपने रास्तों को दिया क्या करने के लिए, भटकने के लिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, एक ऐसा शरीर जो केवल और केवल किसका है, इंग्लैंड का है। कैसे आज के युवा कहते हैं कि मेरा शरीर किसके लिए है, भारत भूमि के लिए है, भारत राष्ट्र के लिए है, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा तो अस्थियों को विसर्जित करने के बाद जो कलकल की धारा सुनाई देगी उसमें भी यह सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये एक वक्तव्य मैंने सुना था स्मृति ईरानी जी का
कि यह तर्पण की भूमि है, यह समर्पण की भूमि है, यह शंकर की भूमि है। अगर हम मर जाते हैं तो मरने के बाद भी हमारी जब अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा गंगा जी में, तो गंगा जी में प्रवाहित करने पर जब गंगा की धाराएं कल कल बहेंगी तो उन कल कल बहती हुई धाराओं से भी बस एक ही चीज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अर्थात मरने के बाद भी हमारी जो भावना है वह इस राष्ट्र के प्रति क्या है, अद्भुत है। हम चाहते हैं कि हम मरने के बाद भी इस देश के काम आए, इस देश के वीर योद्धाओं में जो अपने जीवन को समर्पित कर दिए देश के लिए, उनमें हमारा नाम जो है वो अमिट अक्षरों में लिखा जाए, उस नाम को कभी भी मिटाया न जा सके, ऐसी भावना होती है। और अब उसी भावना का कोई कद्र नहीं है। 4 साल ड्यूटी कीजिए और चुपचाप भाग आइए। 4 साल के बाद आपको नहीं रखेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे, केवल 25% को रखेंगे, लेंगे भर्ती सबको। बवाल होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आग दबने वाली नहीं है, अभी ये चिंगारी है, 16 बनते देर नहीं लगेगी, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि सरकार कैसे झुकती है, क्योंकि अनुभव है ना, हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को अनुभव है कि किस विद्यार्थी के मन में क्या है। विद्यार्थी यह सोचता है कि अगर हम अपने प्राण पखेरु को समर्पित कर देते हैं अपने राष्ट्र के लिए तो हमें शहीदी का सम्मान मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? पैसे का क्या मोल है? अगर हम 4 साल की सेवा के दौरान मृत हो जाते हैं, गोली लग जाती है, मर जाएंगे और हमें शहीदी का सम्मान ही नहीं मिलेगा, हमारा नाम सुनहरे अक्षरों पर जो है वह इंडिया गेट के सामने जो शहीद स्मारक बना हुआ है उस पर नहीं लिखा जाएगा, तो फिर सेना में कार्य करने का फायदा ही क्या है? हमारी पीढ़ियां जब उस इंडिया गेट के सामने शहीद स्मारक के पास जाएंगी और हमारा नाम देखेंगी तो गर्व से कहेंगी कि ये हमारे भैया थे जो देश के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए। और ये अधिकार आप छीन लीजिएगा तो बवाल तो होगा। अभी चिंगारी का रूप है और धीरे धीरे ये 16 बनेगा और ये तब तक लड़ाई चलेगी जहां तक मेरा अनुमान है, जब तक कि ये स्कीम वापस न हो जाए। हम विदेशी सरजमी के बारे में पढ़ रहे हैं जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा। ये कहते हैं कि एक ऐसा शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, एक ऐसा शरीर जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया है, अपने रास्तों को दिया है भटकने के लिए, अपने लोगों को दिया है प्रेम करने के लिए, एक ऐसा शरीर जो केवल और केवल इंग्लैंड का है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जिसने इंग्लैंड की हवाओं में सांस लिया है, वॉश्ड बाय द रिवर्स, जिसे इंग्लैंड की नदियों ने धोया है, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और जिसे इंग्लैंड के सूर्य ने हमेशा आशीर्वाद दिया है। एक ऐसा शरीर जब युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और विदेशी सरजमी के कोने में दफनाया जाएगा तो वह विदेशी सरजमी का कोना हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ये देशभक्ति की भावना है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा शरीर जो है वह इस मिट्टी में पला बढ़ा है, हमारे शरीर को आकार देने का काम इस मिट्टी ने किया है। कहा जाता है कि बबुआ के काहे गोद में ले ले बड़ा जाए, करा के मिट्टी में छोड़ दे जाए, खेली माटी में तो एक शरीर का होई, बड़ियार होई, मजबूत होई। बात समझ में आ रहा है ना? हरियाणा में चले जाओ तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अखाड़े में छोड़ दिया जाता है कि मिट्टी में जितना खेलेगा उसका शरीर मजबूत होगा। तो ये कहते हैं कि एक ऐसा शरीर जिसे इंग्लैंड ने जो है वो जन्म दिया, आकार दिया, अपने पुष्पों को दिया है प्रेम करने के लिए, अपने रास्तों को दिया है भटकने के लिए। इंग्लैंड ने अपनी नदियों में इस शरीर को धोया है और इंग्लैंड के सूर्य ने इसे क्या दिया है? आशीर्वाद दिया है, ब्लेस दिया है। एंड थिंक दिस हार्ट, और आशीर्वाद दिया है। एक ऐसा शरीर जब विदेशी सरजमी के कोने में दफनाया जाएगा तो वह विदेशी सरजमी का कोना हमेशा के लिए कहाँ का हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। अब ये अपने बारे में कहते हैं कि एंड थिंक दिस हार्ट, मेरे हृदय के बारे में जो है वह ये सोचिएगा। लोगों से कहते हैं एंड थिंक दिस हार्ट, और मेरे हृदय के बारे में सोचिएगा, ऑल इविल सेड अवे, कि इसके अंदर से सारी बुराइयां क्या हो गई हैं? बाहर निकल गई हैं। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, लेकिन मैं अगर मृत भी हो जाता हूं तो जो पल्स है, जो नब्ज है, जो मेरे आंतरिक मन की नब्ज है, वह कभी भी कम नहीं होगी। मृत्यु के बाद भी यह अपने देशभक्ति की भावना को किसके लिए दिखाते हैं? इंग्लैंड की भूमि के लिए दिखाते हैं, इंग्लैंड की मातृभूमि के लिए दिखाते हैं, मदर लैंड ऑफ इंग्लैंड के लिए दिखाते हैं कि अगर मैं मृत भी हो जाता हूँ, अगर मैं मृत हो जाऊँगा, मैं शहीद हो जाऊँगा युद्ध क्षेत्र में, तो ये कहते हैं एंड थिंक, तो सोचिएगा, दिस हार्ट, मेरे हृदय से, ऑल इविल सेड अवे, सारी बुराइयां निकल चुकी हैं। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड, और मेरे आंतरिक मन की जो नब्ज है नो लेस, कम नहीं होगी। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवेन,
और वो हमेशा ही देती रहेंगी उन विचारों को जिसे इंग्लैंड ने दिया है, जिसे इंग्लैंड ने दिया है, उन विचारों को लेकर के। और मेरी जो नब्ज है मृत्यु के बाद भी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी, अर्थात उन विचारों में ओत प्रोत रहेगी। हर साइट्स एंड साउंड्स, उसके दृश्य और ध्वनि, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, उसके स्वप्न प्रत्येक दिन के, एंड लाफ्टर और उसकी खुशियाँ, लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और जो ज्ञान मैंने अपने दोस्तों से सीखा है, जेंटलनेस से सीखा है, इन हार्ट एट पीस, तो उस वक्त मेरा हृदय शांति से भर जाएगा। अंडर एन इंग्लिश हेवन, अर्थात अंग्रेजी हेवन के सानिध्य में, इंग्लैंड की मातृभूमि के सानिध्य में। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो इंग्लैंड के मातृभूमि के संदर्भ में, अर्थात मातृभूमि के अंडर में मेरा जो हृदय है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और हृदय शांत होने के बाद भी जो मेरे आंतरिक मन का पल्स है, इंटरनल माइंड का जो पल्स है, वह कभी कम नहीं होगा, उसमें हमेशा ही विचार दौड़ते रहेंगे। वो विचार दौड़ेंगे जिसे इंग्लैंड ने दिया है, वो खुशियाँ दौड़ेंगी जिसे इंग्लैंड ने दिया है, वो दोस्तों का विचार जो है वो दौड़ेगा जिसे इंग्लैंड ने दिया है। तो मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा यह देश प्रेम कम होने वाला नहीं है, बल्कि मैं मृत्यु के बाद भी अपने देश के लिए अपने आप को क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। और मेरा एक एक कण जो है वह समृद्धता का क्या करेगा, बखान करेगा। और मुझे जहां दफनाया जाएगा वह समृद्ध विदेशी भूमि का कोना भी कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। चैप्टर का नाम था द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रोकी। रूपर्ट ब्रोकी के द्वारा ये लिखा गया है। तो अब इस कविता के माध्यम से और आज के सिचुएशन के माध्यम में आप सोच सकते हो कि कैसी स्थिति है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर कविता थी ये। और अब इसका क्वेश्चन आंसर समरी हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है।